वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्टिविटी को देखना है, साथ में यूजेस। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ठीक है, इसके केमिकल रिएक्शंस में क्या रोल प्ले होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात तो ये है कि ये एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, नेचर से एसिडिक होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मतलब खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो एसिडिक इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा, किसी कंपाउंड से रिएक्ट होके वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज में देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक तो करोसिव होता है, दूसरा स्किन पे अगर गिर जाए तो वहां पर बर्निंग होता है, ठीक है, जल जाता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वो रिमूव करता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब सबसे पहली बात है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर में एसिडिक होता है, तो ये कौन कौन सी रिएक्शंस को शो करता है। सबसे पहले बात तो ये कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, और बहुत केयरफुली इसको वाटर में ऐड करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते वक्त केयरफुली ऐड करना होता है, क्योंकि इस एडिशंस में मोर हीट यहाँ पर क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्टरिंग करना होता है, बीकर को वाटर बाथ में रख के ही वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन एडेड इनटू द वाटर व्हाट हैपन, अब ये एसिड है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करेगा। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ ऐड होंगे, वाटर में, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास में होती है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, वाटर को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा, और ऑक्सीजन ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व करेगा इस हाइड्रोजन के लिए, बॉन्डिंग बनाएगा, और उस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन से वाटर से कन्वर्ट होगा हाइड्रोनियम आयन। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन प्लस बाकी इसमें बचा क्या, एक हाइड्रोजन और सल्फेट है, तो हाइड्रोजन सल्फेट इस तरीके से ये फॉर्म होगा। अब जबकि ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो इस बेसिस पर क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होने से क्या फॉर्मेशंस कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली अगर इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालते हैं तो ये ग्रेटर देन 10 ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब ये भी प्रोसेस दो स्टेप में होती है, कि जैसे कि ये पहली स्टेप होगी, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो HSO4 है ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, जैसे फर्स्ट स्टेप में यहां पर रिएक्शंस हुआ है, वैसे यहां पर भी होगा, यहां से फिर हाइड्रोजन्स वाटर में यहां ऐड होके वाटर से क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और बाकी बचा हुआ क्या रहेगा यहां पर, सल्फेट। अब उसका चार्ज कितना आएगा यहाँ पे, 2-। ठीक है, दैट इज सल्फेट एनायन का फॉर्मेशन होगा। इसका अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालते हैं तो ये कितना आता है, दैट इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻²। तो इन दो स्टेप्स में जो पहली स्टेप है वहां पर पता चलता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मोर डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, और जितना हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना वो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब यहां से इस बात से क्या पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट्स अ स्ट्रांग एसिड। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है। तो इस तरीके से इसका एसिडिक नेचर्स पता चलता है। ठीक है, दूसरा, अब एसिडिक नेचर में हमने देखा कि भाई ये हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड तो कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें ये सिमिलर इसी तरह से बिहेवियर करेगा, और वो रिएक्शंस होती है रिएक्शन विथ सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन विथ सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन विथ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो तो वो सॉल्ट जिस करस्पॉन्डिंग एसिड से बना है उसी एसिड को वो फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की।
अब ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होता है, ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उस सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग एसिड को फॉर्म करेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जिस एसिड से बना होगा उस एसिड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, एसिडिक नेचर है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन। ओके, अब सोडियम क्लोराइड में अगर देखा जाए, इसका अगर आयंस लेते हैं तो सोडियम एक कैटायन और क्लोराइड एक एनायन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा, यहां क्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट से रिएक्ट होके उसी का करस्पॉन्डिंग एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, यहां से अगर हाइड्रोजन एक क्लोरीन के लिए दिया जाता है तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, HSO4, जिस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। तो इसका निगेटिव स्पेसिस यहां पॉजिटिव स्पेसिस से अटैच होके क्या मिलेगा आपको, NaHSO4, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड के लिए, ठीक है। ऐसा ही अगर नेक्स्ट हम सॉल्ट देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट्स के साथ फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस करेंगे। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन यहां प्रोवाइड करेगा। अब ये H+ किसके साथ कंबाइन होगा, यहां अगर स्पेसिस देखा जाए तो पोटेशियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट्स नेगेटिव। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट एनायन से रिएक्ट होके फॉर्मेशन किसका करेगा, HNO3, दैट्स अ नाइट्रिक एसिड। तो बाकी बची हुई स्पेसिस क्या रहेगी, पोटेशियम, यहां से बचेगा हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, HSO4, वो पोटेशियम से कंबाइन होके KHSO4 बनेगा, बराबर। जैसे कि यहां पर सोडियम बाइसल्फेट बना था, यहां पोटेशियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का करस्पॉन्डिंग एसिड जो होता है उसका वो फॉर्मेशन करता है जब वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। थर्ड सॉल्ट देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड है। कैल्शियम फ्लोराइड से हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, फिर से वही हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा। अब ये हाइड्रोजन अगर प्रोवाइड कर रहा है H+ के फॉर्म में, तो ये H+ आयन यहां पर किसके साथ कंबाइन होगा, फ्लोरीन, जो कि निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो हाइड्रोजन यहां पर फ्लोरीन से कंबाइन होकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन कितने यहां पर 2 हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो यहां इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्वाइस ऑफ HF का फॉर्मेशन होगा। बाकी बचा हुआ क्या है, अगर ये -2 यहां पर चार्ज होता है टोटल F2 का, तो यहां पर कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा, 2+, और ये सल्फेट के 2- चार्ज के साथ कंबाइन होगा, और यहां पर आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4। तो यहां क्या हो रहा है, ये एसिडिक नेचर है, एसिडिटी शो कर रहा है, तो सॉल्ट को कन्वर्ट कर देता है उसके करस्पॉन्डिंग एसिड में, ठीक है। जैसे कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर नाइट्रिक एसिड, तो यहां पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक एसिडिक नेचर। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एसिडिक इन नेचर के लिए। सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 आएगा। ऑक्सीजन का -2 4 -8 होगा, हाइड्रोजन के लिए होगा +2, टोटल आएगा इसका -6 को सल्फर न्यूट्रल करेगा यानी +6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +6 हो गया, ठीक है। अब ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूस होना यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होना। मान लो कि जैसे इसने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक गया, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड क्या हो सकता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 2 -4, और -4 को सल्फर न्यूट्रल करेगा, दैट्स अ +4। तो -6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शंस पढ़ने के लिए मेटल और नॉन मेटल्स के साथ अगर इसको रिएक्ट करते हैं तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर से सल्फ्यूरिक एसिड का यहां पर रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, कॉपर के साथ इसको हम रिएक्ट करेंगे, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, ये खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा और कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब कॉपर यहां से, कॉपर का चार्ज कितना हो गया यहाँ पर +2, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से यानी 2- चार्ज से रिएक्ट होके कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, हो गया कॉपर सल्फेट। अब इसको ऑक्सीडाइज किया गया कैसे, यहां पर देखो कॉपर एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी फिलहाल इसका 0 होगा, अभी 0 है,
लेकिन ये जैसे ही सल्फेट के साथ यहां रिएक्ट होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो कॉपर यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है एक तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड से खुद रिड्यूस होता है, जैसे कि +4 मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर क्या फॉर्मेशंस करेंगे, वाटर। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग, जैसे कि सल्फर और सल्फर यहां पर 2 हैं, यहां एक ही है, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 2 4, यहां 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कॉपर 1 1, अब ऑक्सीजन कितने, 4 2 8, यहां पर है 4, ये 2 6, और ये 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ओके, अब यही अगर रिएक्शन हम मान लो कार्बन के साथ करते हैं, अगर कार्बन नॉन मेटल है, ये तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गया, कार्बन नॉन मेटल, इसके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस करते हैं तो क्या होगा, कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और सल्फर खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके क्या मिल रहा है, ये तो अब जनरल आइडिया आ ही गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन के एलिमेंट्री फॉर्म में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो -2 to the -4 से यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि सल्फर +6 से +4 की तरफ जा रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा क्या करना है, यहां पर बैलेंसिंग करना है। तो हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन देखो यहां पर कितने, 4, यहां पर कितने, 2 और 2 और 4 1 5 हो गए। क्या करेंगे ऐसे केस में, इस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 2 4। अब यहां पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सल्फर होंगे 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां पर बैलेंसिंग हुआ है क्या, कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर भी हुई है, ऑक्सीजन है 4 2 8, 2, ये 4 6 और ये 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्शंस, कार्बन यानी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होता है तो यहां क्या बनेगा, यहां अदर एलिमेंट तो है ही नहीं, सल्फर ही है, और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर ही रिड्यूस होता है, तो इससे बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड ही बन सकता है और प्लस वाटर, ठीक है। सिर्फ बैलेंसिंग रहेगा। सल्फर यहां पर 2 है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी हुई, यहां पर 4 है, यहां पर 2 2 4 और 1 5 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहां 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, और सल्फर कितने हुए हैं, 1 और ये 2 सल्फर, यानी 3 सल्फर हुए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लो कितना होगा, 4 2 8 ऑक्सीजन, यहां पर 3 2 6 और ये 2 8 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंसिंग। तो यहां क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये मेटल या नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ये उनको ऑक्सीडाइज करता है और खुद का रिडक्शन करता है। तो ये होगी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। थर्ड जो है वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी डिहाइड्रेशन शो करेगा। अब डिहाइड्रेशन यानी क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां से वाटर को रिमूव करेगा। अब वाटर का रिमूव किस तरीके से होगा, कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो देखो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स के अगर एग्जांपल लेते हैं तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर रिएक्शंस करते हैं किसके साथ, शुगर या कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिमूव होता है। अब शुगर जैसे कि सुक्रोज की बात करते हैं, C12H22O11, ठीक है, ये हो गया सुक्रोज, या इसको शुगर भी कह सकते हो, सुक्रोज। इसका रिएक्शंस अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, वाटर यहां से रिमूव होगा। अब वाटर के लिए देख लो, हाइड्रोजन 22 और O11, इनसे अगर वाटर मॉलिक्यूल देखा जाए H2O, तो कितना निकलेगा, यहां पर 22 है, इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11
ऑफ H2O ये यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो वाटर अगर यहाँ पर L11 ऑफ H2O यानी 11 मोल ऑफ H2O अगर रिमूव होता है तो बाकी बचा हुआ क्या है इसमें, कार्बन, ठीक है। वाटर तो रिमूव हो गया, वाटर रिमूव होने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पे कार्बन। तो इसका काम होता है वाटर को रिमूव करना। अब ये वाटर को रिमूव करके रिमेनिंग क्या वहां पर रहेगा, कार्बन। तो कार्बन यहां पर छोड़ देगा, ठीक है, कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिमूव आउट। ये जो कार्बन है इसी को हम कहते हैं शुगर चारकोल, इसको हम क्या कहेंगे, शुगर चारकोल। और ये जो प्रोसेस है इसको चेरिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सुक्रोज यानी शुगर से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगर ग्लूकोज की यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है, दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज की भी रिएक्शंस अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कितना रिमूव होगा, H2O कितना है, 12 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाइड, सो 6H2O और प्लस रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, कार्बन, कितने हैं 6 कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन रिमेन रह जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेशन। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक इन नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट को उसके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट करेगा, ये हो गया एसिडिक में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो वो मेटल और नॉन मेटल के साथ में हमने रिएक्शंस देखे। और लास्ट वन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ वाटर, जिसके लिए शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इनको अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होता है और बिहाइंड क्या बचता है यहाँ पर, सिर्फ कार्बन, ठीक है, जिसको हम कार्बन ऑफ शुगर चारकोल कह सकते हैं। और प्रोसेस क्या बोलती है, चेरिंग, ठीक है। अब है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यूजेस इसके सल्फ्यूरिक एसिड के देखे जाए तो बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसका बहुत यूज होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में बात करेंगे, इन फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है, ठीक है। सो इन फर्टिलाइजर्स सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट। अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। सेकंड यूज है इसका जैसे इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ओके। नेक्स्ट है इन डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वन यूज क्या है, स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होता है, जो कार बैटरीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, तो इन स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होता है, ठीक है। लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसका और भी किसी अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो लेबोरेटरी रिएजेंट्स के तौर पे भी यूज किया जाएगा इन लेबोरेटरी, ठीक है, या एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेटलर्जी। अगर मेटलर्जी में देखा जाए, मेटलर्जी प्रोसेस में अगर देखा जाए तो वहां पर मेटल्स का क्लीनिंग ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड या गैल्वेनाइजिंग मेथड में मेटल्स को क्लीन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। सो इन क्लीनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, इन क्लीनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, एंड गैल्वेनाइजिंग। तो ऐसे नंबर ऑफ इसके यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड्स के होते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्या होंगे, यूजेस होंगे। इसके अलावा भी और अदर यूजेस इसके है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।